मौर्य टारगेट पॉइंट PhD चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आइए अपने उस मैट्रिक्स के टॉपिक पर फिर से चलते हैं। हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात कर लिया था। अब देखते हैं कि आगे मैट्रिक्स में क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, यानी इक्वल ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों की समानता। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है? अवयव की समानता। देखिए, सबसे पहले दो अवयव तभी समान होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो, उनका कोटि सेम हो। यानी सबसे पहली कंडीशन दो अवयव की समानता की है कि उनका ऑर्डर सेम हो। यदि उनका ऑर्डर सेम होगा तभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन हो गया कि उनका ऑर्डर सेम हो, और दूसरा कंडीशन क्या है कि उनके संगत अवयव बराबर हो, यानी जो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो। जैसे अगर पहले मैट्रिक्स का A11 मैट्रिक्स एलिमेंट जो होगा वही दूसरे मैट्रिक्स का भी एलिमेंट होना चाहिए। यानी एलिमेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर और एलिमेंट जब मैच करेगा तभी हम बोलेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। यानी अगर मान लीजिए हम ये हमारा मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स A है और इसके एलिमेंट है A11 A12 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाए यहाँ पे मान लीजिए डॉट डॉट डॉट, ये A1m तक है। ठीक है, 1m तक, 1m नंबर ऑफ कॉलम्स n है। और यहाँ तो जाइए A21 और ये डॉट 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 AM1 इस तरह है, और ये एलिमेंट हमारा है AMN। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी इसमें m रो और n कॉलम है, यानी m क्रॉस n का है। तो हमारा हम बोले हैं कि हमेशा और हमेशा दो मैट्रिक्स तभी से होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो, उनका क्रम सेम हो, उनका कोटि बराबर हो। तो दूसरा हमारा मैट्रिक्स है, मान लीजिए B, इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये मान लो B11 डॉट डॉट B1n BM1 डॉट डॉट BMN, ये बाकी एलिमेंट होंगे m क्रॉस n। तो पहली कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल कहे जाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो, और दूसरी कंडीशन है कि यदि उनका ऑर्डर सेम है तो हमेशा और हमेशा उनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। यानी जो मैट्रिक्स A का जो हमारा एलिमेंट होगा Aij, वो बराबर होगा मैट्रिक्स B के सेम कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, Bij। अब Ij की वैल्यू m और n के अंतर्गत कुछ भी हो सकती है। ठीक है, यानी इनका जो एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए और ऑर्डर सेम होगा, तभी हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स जो है वो सेम मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आइए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लीजिए एक हमारा क्वेश्चन है कि यदि ये मैट्रिक्स सेम है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन है x प्लस वाई 2, फिर है 5 प्लस जेड 5 प्लस जेड, और इधर है एक्स वाई। ये मैट्रिक्स इक्वल है 6 to 5 8 के, 6 to 5 8। ठीक है, इसमें बताया है कि ये दो मैट्रिक्स यदि इक्वल हैं तो
इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमको देखना है कि इसका ऑर्डर सेम है कि नहीं। देखिए इसमें भी दो रो और दो कॉलम, और इसमें भी दो रो दो कॉलम, यानी इनका जो ऑर्डर है वो 2 × 2 का है। अब यहाँ पे लिखा है चूंकि ये बराबर है तो इनके एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ से हम इनको कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x + y = 6 और 5 + z हो जाएगा हमारा क्या 5, और यहाँ से एक्स वाई बराबर हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, यहाँ पे 2 = 2 है ही। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 5 + z = 5, यानी यहाँ से 5 हैप्पी बर्थडे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा z = 0। ठीक है, अब देखिए x + y = 6 और x y = 8। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला है कि a - b = √a + b का होल स्क्वायर -4ab। ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला हमारे पास है। तो यहाँ से रख लेते हैं वैल्यू, यानी x - y = a + b, यानी x + y का वैल्यू 6 का स्क्वायर 36 -4ab। ab का मतलब x y, 4 का मतलब 4 × 8 हो जाएगा 32 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 बाहर आएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x + y = 6 और x - y = 2। अब देखिए हमको यहाँ से x और y की वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी। दो इक्वेशन है हमारे पास और दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ से अगर हम प्लस कर लें तो हो जाएगा क्या 2x = 8 और x = 4। जब यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा 4 - y = 2। यहाँ से y ये उधर जाएगा तो प्लस, ये इधर आएगा तो -2। अब देखिए वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा 4, यहाँ से x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, यहाँ x + y = 6, ये 4 + 2 = 6, और यहाँ से मैच कर ही रहा है। तो इस तरीके से हम आसानी से दो मैट्रिक्स देख सकते हैं कि कैसे इक्वल होंगे, इन पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस पे आप आगे भी क्वेश्चन लगाइएगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसको पहले आप उतार लीजिए। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा और इस पे आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। आइए अब आगे देखते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा आपको हेल्प मिलेगा समझने में। ठीक है, तो ये मैथ है भैया, क्वेश्चन लगाते रहिएगा। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स अवयव का योग। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम दो अवयव को कब जोड़ पाएंगे ये हमें सीखना है। तो दो अवयव को हम तभी जोड़ पाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, यानी हमेशा और हमेशा हम उन्हीं अवयवों को जोड़ पाएंगे जिनका ऑर्डर सेम हो, उनका क्रम कोटि बराबर हो। ठीक है, अब उनको जोड़ेंगे कैसे, तो दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में जोड़ देंगे। अब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है कि संगत अवयव, मतलब इस पोजीशन का जिसमें पहले मैट्रिक्स के aij एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के bij एलिमेंट के साथ ही जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि है क्या और कैसे। मान लेते हैं एक हमारे पास मैट्रिक्स है A, ठीक है, और इसका एलिमेंट है aij। ठीक, और इसका ऑर्डर जो है वो m × n है। ठीक, तो हमने बताया अभी
कि हम दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ पाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, ये मान लीजिए एक हमारी मैट्रिक्स हो गई, उसका ऑर्डर m क्रॉस n है। तो दूसरी अगर हमको ऐड करनी है तो दूसरी जो मैट्रिक्स होगी उसका भी ऑर्डर m क्रॉस n ही होगा। ठीक है, उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, m क्रॉस n। तो यहां से मान लीजिए हमारी दूसरी मैट्रिक्स जो है वो b हो गई, b का ये b i j ये एलिमेंट हो गया और उसका ऑर्डर क्या होगा, सेम। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m क्रॉस n। ठीक, यहां से इसकी ऑर्डर, दोनों की ऑर्डर सेम हो गई। अब जोड़ेंगे कैसे, देखिए जोड़ेंगे कैसे, ये a प्लस बी हो गया, ये हो गया a प्लस बी। अब ऐड कैसे होगा, हमने बोला कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे, यानी इसका संगत अवयव ही जुड़ेगा, इसका aij उसके aij एलिमेंट के साथ जुड़ेगा। तो यहां क्या हो जाएगा, ये aij प्लस bij दोनों m क्रॉस n के हैं, जुड़ेगा कैसे, ये हो जाएगा aij प्लस bij m क्रॉस n। अभी देखिए ये तो हमने सिंबल के रूप में देख लिया, अब इसको ऐड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम आसानी के लिए समझने के लिए 2 का 2 मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर देखिए ये है हमारा a प्लस बी। अब मान लेते हैं कोई हमारी मैट्रिक्स है a 2 3 4 5। ठीक है, हमने रैंडमली एलिमेंट ले लिया यार। अब दूसरा है मैट्रिक्स हमारा b, इसमें एलिमेंट लेते हैं 1 2 3 5। ठीक है, हमने अभी बोला कि दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ेंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, यानी ये उनका ऑर्डर सेम है तभी हम जोड़ेंगे, इनका ऑर्डर दोनों का सेम है 2 क्रॉस 2। अब इनको हम जोड़ सकते हैं, जोड़ेंगे कैसे, दोनों मैट्रिक्स के कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ, संगत अवयव के साथ। ठीक है, तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, यानी a11 का b11 के साथ सेम उसी तरह जुड़ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू 2 3 4 5, 2 3 4 5, फिर प्लस क्या है 1 2 3 5, 1 2 3 5। यहां देखिए हमने बोला aij का bij के साथ, तो 2 1 1 का ये इसका a है तो a11 है ये, यानी ij बोले तो i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 1, दूसरे वाले के साथ ij के साथ, तो यानी यहाँ पे भी इसकी वैल्यू इसका 1 ले लें तो इसका भी 1 1 लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा क्या 2 और 1 3, फिर 3 और 2 5, 4 और 3 7, 5 और 5 10। तो इस तरीके से हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी उनका ऑर्डर सेम होगा तभी हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लॉ होल्ड करते हैं। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कैंसिलेशन लॉ, तो आइए इसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, पहला हमारा देख लेते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब है कि हम उनका ऑर्डर अगर सेम कर दें तो उनके रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। यदि वो बराबर है तो हम बोलेंगे कि वो उसको होल्ड करता है, यदि बराबर नहीं है इसका मतलब वो उसको होल्ड नहीं करता है। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या होता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम। अब हम देख लेते हैं क्रम विनिमय नियम क्या होता है। देखिए क्रम विनिमय नियम, जैसा कि उसके शब्द से ही पता चलता है कि क्या कहना चाह रहा है वो। क्रम विनिमय नियम, क्रम का मतलब ऑर्डर, विनिमय का मतलब आदान प्रदान। यदि हम ऑर्डर को एक्सचेंज कर रहे हैं तो होता है क्रम विनिमय। ये क्या होता है उसको देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो मैट्रिक्स है a प्लस बी। ठीक है,
देखिए इसका ये हमारा मैट्रिक्स हो गया ए प्लस बी। यदि ये इक्वल हो जाए बी प्लस ए के, यानी देखिए हमने इसका क्रम बदल दिया, ए प्लस बी था, यहाँ पे हम बी प्लस ए लिख दिए, तो इनका क्रम विनिमय हो गया, इसका क्रम बदल गया, इसको हम बोलेंगे इस मैट्रिक्स का क्रम विनिमय हो गया। अब देखिए इसका क्रम विनिमय हो गया, यदि इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा तभी हम बोलेंगे कि ये लॉ होल्ड कर रहा है, यदि बराबर नहीं हुआ तो हम बोलेंगे ये होल्ड नहीं कर रहा है। अभी देखिए हम बताए हैं कि तब ये दो मैट्रिक्स तभी बराबर होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है कि बस मैं ही बोले जा रहा हूँ? समझ में आ रहा है ना? नहीं आया तो फिर से पूछ लेना यार कमेंट में, फिर से बता दूंगा और क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने अभी बताया कि ऑर्डर सेम हो, अभी हम जोड़ रहे हैं तो ऑर्डर तो सेम ही होगा। अब देखिए हमने बोला कि संगत एलिमेंट जोड़ रहे हैं, मान लीजिए इसका एलिमेंट 2 और 3, एक मैट्रिक्स का 2 था और दूसरे मैट्रिक्स का 3 था। ठीक है, बाकी सब हैं। ठीक है, डॉट डॉट डॉट। यदि ये 2 और 3, अभी हम इसको जोड़े, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, यदि हम 2 प्लस 3 यानी 2 प्लस 3 ए प्लस बी करें तो भी 5 आएगा। लेकिन अगर हम बी प्लस ए मतलब बी प्लस ए यानी 3 प्लस 2 करें तो क्या आ जाएगा? 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। कोई हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका मतलब बराबर है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। अब हम देख लेते हैं एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ, साहचर्य नियम। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, ठीक है, ए बी सी। देखिए हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो एक बात तो फिक्स है कि इनका ऑर्डर सेम है। मान लीजिए इन तीनों मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है। ठीक है, ये 3 मैट्रिक्स हमारे हैं और इनका ऑर्डर सेम है। यदि वो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये जो नियम है इसको हम बोलते हैं कि एसोसिएटिव लॉ। यदि इसको ये बराबर आएगा तो हमारा हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। तो अभी हमने देखा कि 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 या 3 प्लस 2 5, वही बात हो रहा था। तो यहाँ पे हम 3 प्लस 2 के बाद यहाँ पे या तो +1 करें या तो उसको जोड़ने के बाद +1 करें, आएगा तो हमारा 6 ही। तो यहाँ से भी ये हमारा साहचर्य नियम का पालन करता है, यानी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। अब आगे आते हैं हम नेक्स्ट अपने नियम पे, कैंसिलेशन लॉ। अब कैंसिलेशन लॉ क्या होता है इसको हम देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आइए अब आगे कैंसिलेशन लॉ देखते हैं। देखिए अभी हम प्रूविंग पे नहीं जा रहे हैं, प्रूव करने लगेंगे थोड़ा समय लग जाएगा और कोई मतलब नहीं है अभी, इसलिए हम केवल बता रहे हैं कि क्या होता है वो नियम, वो लॉ क्या होता है, क्या करता है, बस इतने से हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कैंसिलेशन लॉ क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं निरसन नियम। ठीक है, हिंदी भी जान लीजिए, अंग्रेजी भी जान लीजिए, बाकी आपके ऊपर है कि आप इसमें ज्यादा समझ लेते हैं। ठीक है, ये है आगे कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, निरसन नियम। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हमेशा सेम ऑर्डर के लिए होता है, और यहाँ हम जो भी अभी नियम पढ़ रहे हैं तीनों चारों जो भी पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं वो एडिशन पे ही पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर हम सेम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ऑर्डर सेम है। ठीक है, अब कैंसिलेशन लॉ क्या होता है कि मान लीजिए ए बी सी 3 मैट्रिक्स है और उनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, यानी इनका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n, ये 3 मैट्रिक्स हमारे, इनका ऑर्डर सेम। ठीक है, तो कैंसिलेशन लॉ क्या होता है कि यदि a प्लस बी और फिर a प्लस सी हो तो इसको हम b प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, ये होता है
कैंसिलेशन ला, ओ सॉरी, b इक्वल टू सी, a का a से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये होता है कैसे है कि मान लीजिए हम दोनों पक्षों में माइनस ए जोड़ दें तो जाएगा क्या, a प्लस a माइनस ए प्लस b, और जाएगा a माइनस ए प्लस सी। क्या यदि हम कोई भी समीकरण है तो उसके दोनों पक्षों में कोई चीज जोड़े या घटाए तो उसके मान में तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो उस नियम से यदि हम a माइनस ए जोड़ दें क्या हो जाता है कि माइनस ए यहाँ से इसको लेके जीरो, इसके साथ जीरो, यानी जीरो प्लस बी इक्वल टू सी, यानी जीरो प्लस सी। अभी देखिए यहाँ जीरो का मतलब ये ऐसे सिंपल जीरो नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है। जो मैट्रिक्स है तो उसके सारे एलिमेंट जीरो हैं और वो मैट्रिक्स भी m क्रॉस n का ही है। ठीक है, यहाँ तो ऐसे नॉर्मली हम जीरो लिख देंगे तो गलत माना जाएगा। ठीक है, इसको हम मैट्रिक्स ही, इसको समझिए कि ये एक मैट्रिक्स है जो m क्रॉस n का है, वो रिक्त अवयव है। ठीक है, और इसके सारे एलिमेंट शून्य है। ठीक है, तो यहाँ से ये जीरो 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 ही होगा, इसका वैल्यू शून्य है, कोई मतलब नहीं, यानी ये हो जाएगा हमारा b प्लस b इक्वल टू सी। ये होता है हमारा कैंसिलेशन लॉ। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का घटाना, अवयव का अंतर। ठीक है, जो भी बोल लो यार, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स ये समझो, घटाना, अंतर, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये हमारा हो गया एडिशन हो गया। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन पे। ठीक है, हमने बता ही दिया है कि एडिशन कैसे होता है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का अंतर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, जिस तरीके से हमने अभी बताया कि एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, कोटि सेम हो, क्रम सेम हो। ऑर्डर, कोटि, क्रम, बात एक ही है, भावनाएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो अवयव का अंतर, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें भी सेम बात कि हम तभी दो अवयव को घटा पाएंगे, उनका अंतर कर पाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से घटाएंगे। ठीक है, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से घटाएंगे, यानी एक मैट्रिक्स के ijth एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के ijth एलिमेंट के साथ ही घटाएंगे। जैसे मान लीजिए कि a और b दो हमारे मैट्रिक्स हैं। मान लीजिए a कोई हमारी मैट्रिक्स है, a ij उसका एलिमेंट है और ये m क्रॉस n का है। दूसरा मैट्रिक्स हम मान लेते हैं कि b है, वो ij, और हमने बताया अभी कि घटाना के लिए, अंतर के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए जो हमारा ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा m क्रॉस n। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। अब घटाएंगे कैसे, ये a माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा a ij माइनस b ij, ये भी हो जाएगा m क्रॉस n। सेम प्रोसेस जैसे इसके पिछले वाले मैट्रिक्स में था, एडिशन में था, वही चीज ये भी है, बस प्लस की जगह माइनस है। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका भी वही है, इसको भी देख लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है a, 1 2 3 4, दूसरी हमारी मैट्रिक्स है b, 2 1 3 4। ठीक है, अब हम इसको, ये 0 हो जाएगा, इसको हम 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखो दो मैट्रिक्स हो गया। यदि हमको a माइनस बी चाहिए तो क्या लिखूंगा, a माइनस बी, दोनों मैट्रिक्स लिख लीजिए, 1 2 3 4 माइनस 2 1 5 4। अभी हम बताए थे कि कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ माइनस होगा, यानी संगत अवयव के साथ घटाएंगे।
ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ijth एलिमेंट को ijth एलिमेंट के साथ करना है, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, इस वाले को भी ijth यानी i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग ही हटाएंगे, यानी यहाँ पे होगा क्या 1 माइनस 2, फिर 2 माइनस 1, 3 माइनस 5, 4 माइनस 4। देखिए जो एलिमेंट 2 2 का है, पोजीशन जिसका 2 2 है उसको 2 2 के साथ, जो 2 1 है उसको 2 1 के साथ, जो 1 1 है उसको 1 1 के साथ, जो 1 1 2 है उसको 1 2 के साथ। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा क्या हमारा 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 4 0। ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इस पे भी सेम लॉ फॉलो करेंगे जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरह था। हम देख लेते हैं अदिश का गुणन, यानी यदि कोई कांस्टेंट वैल्यू हो उसका हम किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अब वो देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अदिश का गुणन क्या है, पहले इसको आप उतार लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर यानी अदिश गुणन। किसी मैट्रिक्स में हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी या अदिश से गुणा करें तो क्या होगा। ठीक है, वो देख लेते हैं हम क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, उसको हम देखते हैं कि कैसे इसमें गुणा होता है किसी स्केलर क्वांटिटी का अदिश क्वांटिटी का। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। ठीक है, अदिश गुणन। अब देखिए अदिश गुणन क्या होता है कि कोई भी अदिश क्वांटिटी हो, स्केलर क्वांटिटी हो, कोई कांस्टेंट वैल्यू हो, उसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी मैट्रिक्स में तो कैसे मल्टीप्लाई होगा वो देख लेते हैं। मान लीजिए कोई ए हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, इसमें हम किसी क्वांटिटी मान लीजिए के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए हमारी जो मैट्रिक्स है वो है ए आई जे और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n का। यदि हम किसी स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें हम के से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो के है उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ विथ एवरी एलिमेंट। ठीक है, प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीप्लाई उसका हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा ये के आई जे। ठीक है, m क्रॉस n। अब इसको आसानी से इधर देख लेते हैं। मान लीजिए बी हमारी कोई मैट्रिक्स है, ये है 2 3 5 8। यदि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें यानी 2 गुणे बी तो हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई सब में होगा। यहाँ क्या लगेगी 2 दूना 4 और फिर ये हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 6, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 का, देखिए सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 का मल्टीप्लाई जब 8 के साथ होगा तो हो जाएगा ये 16, ये हो जाएगा 16। अब देखिए हमने क्या बोला है कि ये जो स्केलर क्वांटिटी है उसका मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगा। तो यहाँ पे देखिए हम इस 2 का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट के साथ कर दिया। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी तक जो पढ़ाए हैं सब पे सब लास्ट में यूज हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है,
एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी के प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन है कि 130x प्लस y012 इक्वल है 5618 के 5618। ये क्वेश्चन है। तो हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले देखिए कि अभी हमने बताया था कि जब भी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट के साथ होगा। तो यहाँ एक स्केलर क्वांटिटी है जो मैट्रिक्स के बाहर है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सबके साथ हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका ऐसे साथ। तो 2602x फिर प्लस y012 और ये 5618। अब देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स है, इसको ऐड कर लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। ये हो जाएगा क्या, यहाँ से ये हो जाएगा y+2 6 + 0 0 + 1 हो जाएगा ये 2x + 8। ठीक है, इक्वल टू 5618। ठीक है, अब यहाँ से इसको इक्वेट कर लेते हैं। जो है क्या, y+2 इक्वल टू 5। यहाँ से y इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये है हमारा, सॉरी ये 2x इसके साथ होगा, हो जाएगा ये 2। इसका एलिमेंट 2 इस मैट्रिक्स का जो 2 पोजीशन का एलिमेंट है दूसरे मैट्रिक्स के 2 पोजीशन के एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा। ये 2x + 2, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 2x + 2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसके 2 के साथ, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स सेम है तो यानी उसका एलिमेंट भी सेम होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 8, यहाँ से हो जाएगा ये 2x = 6 और x = 3। ठीक है, यानी यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। y = 3 और x = 3 आया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एक टाइप का। ये है प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। ठीक है, दिया है कि एक 2x2 आव्यूह का निर्माण कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से तदर्थ हैं। ठीक है, वो है क्या कि एक हमको 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसके एलिमेंट निम्नलिखित प्रकार से हैं, और उसके एलिमेंट हैं कैसे वो देख लेते हैं। जो aij दिया है, aij वो है i + j का होल स्क्वायर, i + j का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, हमको एक मैट्रिक्स बनानी है 2x2 का। ठीक है, जिसके एलिमेंट इस प्रकार हैं। अब देखिए, यानी हमको यहाँ पे चाहिए क्या, a11 a12 a21 a22। अब देखिए ij की वैल्यू ही तो हमें रखनी है। जब इस वाले एलिमेंट के लिए i = 1 और j = 1 और a12 के लिए i = 1 j = 2, इसी तरह चारों ये निकाल लेंगे तो हमारा a11 हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 2 का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए a21 हम इसको निकाल रहे हैं। a21 हो जाएगा क्या, 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, यानी 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, यानी 9/2। ठीक है,
अब जब A12 निकालेंगे, A12 तो यह क्या 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 यानी 3 का होल स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 9/2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए हमारा A22 निकालना है हमको, तो A22 क्या हो जाएगा A22 I की वैल्यू भी 2, J की वैल्यू भी 2, तो यहां से हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, 2 + 2 = 4, 4 का होल स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 16, 16/2 = 8। अब देखिए जैसे एलिमेंट है सेम वैल्यू रख दीजिए, तो हो जाएगा क्या हमारा A11 क्या है हमारा, यहाँ से A11 है हमारा 2, ये हो गया 2, A21 है हमारा 9/2, A21 हमारा 9/2, A12 भी हमारा देखिए 9/2 है, A12 हमारा 9/2 है, तो उसके जगह रख देते हैं, ये हो गया 9/2 और A22 हमारा 8 आया है, यहाँ से हो गया ये 8। ठीक है, और ये हमारा 2 + 2 का मैट्रिक्स बन गया जिसके एलिमेंट इस प्रकार से हैं। ये क्वेश्चन था। अब देखिए आपका प्रश्नावली 3.1 और 3.2 सॉल्व हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट में दीजिए, उसको हम सॉल्व करके बताएंगे। इसी तरह के स्टडी के लिए आप टारगेट पॉइंट चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।